गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं गुडविल। गुडविल क्या है? इट इज़ अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये क्या है? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की रेपुटेशन क्या है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोचिंग सेंटर चलाती हूँ, ठीक है, और मेरी कोचिंग सेंटर पर कितने स्टूडेंट्स हैं? सपोज़ सुबह से लेके शाम तक मैं 5 ग्रुप लगाती हूँ। हर ग्रुप में मेरे पास कम से कम 50 बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मेरी गुडविल की वैल्यूएशन यानी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बहुत बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। मान लो मेरे ही एरिया में एक और कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे कितने बच्चे आते हैं? वो भी 5 ग्रुप लगाते हैं पूरे दिन में, लेकिन उनके एक बैच में 10 से 12 बच्चे होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी गुडविल कैसी है। या फिर इसको कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि मेरे पास तो एक ग्रुप में 50 बच्चे होते हैं, बट मेरा रिज़ल्ट, मेरे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं होता। मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते, बट जिसके पास स्टूडेंट्स कम हैं लेकिन बच्चे सेटिस्फाइड रहते हैं और उनका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। तो गुडविल आपकी जो है वो बिज़नेस की रेपुटेशन है कि आप कैसा पढ़ाते हो, ठीक है, आपका बिज़नेस कैसा चलता है, आपके कस्टमर कितने ज़्यादा हैं, ठीक है जी। तो उसके बेस पर आप किस तरह के प्रोडक्ट्स सेल करते हो, उसके बेस पर आपके बिज़नेस की रेपुटेशन जो है वो डिसाइड की जाती है। अब ये जो गुडविल है ना, इसे डिस्क्राइब करना तो बहुत इजी है, इजी टू डिस्क्राइब। पर अगर मैं आपको कहूँ डिफाइन गुडविल, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। इसे डिस्क्राइब करना तो आसान है, लेकिन डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है ना। बस ये हमारे बिजनेस की रेपुटेशन है और इसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट की जाती है। क्योंकि ये बिजनेस की रेपुटेशन है, इट कांट बी सीन। हम इसे देख नहीं सकते, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या है? इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट, intangible asset, not only asset, fixed asset, ठीक है जी। it is created through the activities, it is created through द वेरियस एक्टिविटीज़। कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके ये हासिल की जा सकती है। जैसे कि अपने कोचिंग सेंटर की बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करके, अच्छे रिजल्ट्स देके, यानी क्वालिटी, गुड रिलेशंस विद द स्टूडेंट्स और कस्टमर्स, प्राइस रेट ऑल्सो, ठीक है। अगर मैं चार्ज करती हूँ पूरे साल का 6,000, तो दूसरा जो है वो चार्ज कर रहा है 8,000, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो 8,000 चार्ज कर रहा है उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, उसकी रेपुटेशन ज़्यादा होगी। हो सकता है मेरे स्टूडेंट्स, मैं चार्ज उनसे लिमिटेड लेती हूँ, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि 8,000 पे करना मुश्किल है, 4,000 पे करना आसान है, तो हमें इनके पास जाना चाहिए, ठीक है। तो पैसों की वजह से भी, प्राइस की वजह से भी आपकी गुडविल जो है वो मेंटेन होती है, ठीक है। अब देखिए गुडविल की नीड क्या है। नीड फॉर गुडविल, पहले हमारा गुडविल का मीनिंग क्लियर हो गया। ये बिज़नेस की रेपुटेशन होती है, इसे डिस्क्राइब करना बहुत आसान है लेकिन डिफ़ाइन करना मुश्किल है।
इसे देखा नहीं जाता, देखा नहीं जा सकता, इसलिए ये हमारी इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती है। और इन्हें कई सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू, कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशंस का होना, प्राइस की स्टेबिलिटी, सप्लाई, टाइमली सप्लाई, डिमांड फुलफ़िल करना। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए हम अपनी गुडविल जो है वो क्रिएट करते हैं। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों है? नीड फॉर गुडविल, नॉट, गलत लिख दिया मैंने, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की तो ज़रूरत है ही है, मुझे बिजनेस चलाना तो मुझे गुडविल की ज़रूरत है। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमारा ये अकाउंटिंग जो है वो मनी टर्म से रिलेटेड है, क्योंकि हम यहाँ पे वही चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है। तो इसका मतलब गुडविल को भी तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब उसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब हमें इसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यूएशन हमें क्यों करनी पड़ेगी? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, अब सोल प्रोप्राइटर क्या होता है ये तो आपको पता ही है। मैं अकेला ही हूँ, मेरी अकेले की दुकान है, मैं अकेले ही इंस्टीट्यूशन चलाती हूँ। ठीक है, आई एम सोल प्रोप्राइटर। सोल मतलब अकेला, एकल, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों होती है, कब होती है? अगर हमें बिजनेस सेल करना हो, एट द टाइम ऑफ बिजनेस सोल्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट और आ सकता है कि गुडविल जो है कभी भी सेपरेटली सेल नहीं होती है। इट कैनॉट बी सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम बिजनेस, इट कैनॉट बी सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के साथ बंधी होती है। अगर मैंने अपना कोचिंग सेंटर सेल करना है तो इसकी गुडविल, इसकी रेपुटेशन साथ में ही सेल होगी। अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि सेंटर तो मैं चलाऊँ, मेरी गुडविल तुम ले लो, इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कोई हाथ में देने वाली चीज़ नहीं है जो आज मेरे पास तो कल मैंने आपके हाथ में रख दी तो आपकी हो गई। ठीक है ना, क्योंकि ये इंटेंजिबल है और ये बिज़नेस की रेपुटेशन होती है, तो ये इसको सेपरेटली हम सेल नहीं कर सकते। बिज़नेस के साथ ही, जब बिज़नेस सेल करेंगे तभी सेल करेंगे। इसका मतलब जब हमने बिज़नेस की सेल करनी है तो उस टाइम पे हमें इसकी गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा, अगर हम सोल प्रोप्राइटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप, यानी हम एक पर्सन को एज पार्टनर अपने बिजनेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो उस टाइम पर भी गुडविल की जो है वैल्यूएशन की जाएगी। और इसी तरह से अगर सोल प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट करना हो, कन्वर्टेड इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो उस केस में भी हमें गुडविल जो है वो वैल्यू करनी होती है। देखो, अब ये पार्टनर, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर यानी जब अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है और अगर वो कुछ पार्टनर्स को इंक्लूड कर लेता है तो वो पार्टनरशिप बन जाती है। ठीक है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि सोल प्रोप्राइटर जो होता है सारा प्रॉफिट या लॉस उसका होता है, सारे रिस्क उसके होते हैं, सारी लायबिलिटीज़ उसकी होती हैं। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। वहाँ पे अकेला व्यक्ति था, उसी ने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन यहाँ पे पार्टनर हो जाते हैं कई, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, आपकी लायबिलिटीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रॉफिट का शेयर भी आपको बांटना पड़ता है। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इन दोनों से बेटर है, क्योंकि इन दोनों में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति के पास किसी कंपनी के जितने शेयर हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उतने तक की होती है। ठीक है, तो वो इन दोनों से कुछ बेटर होती है, बट हर एक चीज़ के कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं।
तो फिलहाल ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये आपका बिजनेस स्टडी में आएगा तो आपको वहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक आप लोग +1 में बिजनेस स्टडी में ये सारे पॉइंट्स कर चुके हो, ठीक है। तो ये तो था इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, देखिए पार्टनरशिप के केस में तो सीधी सीधी बात है, अगर आपको अपनी पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, अगर आपको आपकी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है, मीन्स कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में कोई चेंजेस लानी है, हाँ लिख लो, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। दो फर्म्स अमलगमेट या फिर मर्ज होना चाहती हैं, यानी इकट्ठा होना चाहती हैं। एक है आपकी ABC लिमिटेड, एक है आपकी A लिमिटेड, दूसरी है B लिमिटेड, तो ये दोनों इकट्ठी होकर AB लिमिटेड बन जाती हैं, ठीक है। इसे अमलगमेशन या मर्जर कहा जाता है। तो उस केस में भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। पार्टनरशिप में एट द टाइम ऑफ एडमिशन of a new partner, of a new partner। अब देखिए इसका सीधा सा एग्जांपल, बिल्कुल आसान सा एग्जांपल। +1 में आपने 10th के बाद किसी स्कूल में एडमिशन लिया होगा, किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, तो आपने एडमिशन लेने से पहले उस स्कूल या कॉलेज की आपने गुडविल देखी होगी कि उस स्कूल या कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, गुडविल क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने एडमिशन लिया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपने वैल्यूएशन किया गुडविल का, ठीक है जी, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है, अब जो बंदा रिटायर हो रहा है उसका भी उस गुडविल में, उस रेपुटेशन में कुछ शेयर है, ठीक है। उस बिजनेस की गुडविल क्रिएट करने में उस पार्टनर का भी हाथ है जो रिटायर हो रहा है। तो वो कहता है जी मेरा गुडविल का हिस्सा तो मुझे दे दो, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो जो भी व्यक्ति उसका नॉमिनी है वो जानना चाहेगा कि जो डिजीज्ड पार्टनर है उसका उस फर्म में से क्या लेना देना, क्या हिसाब किताब बनता है। तो उस केस में भी इनकी जो है गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। एंड द लास्ट इज, जब इस पार्टनरशिप को कन्वर्ट करना हो, कन्वर्टेड इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर हम सोल प्रोप्राइटर को कन्वर्ट कर सकते हैं जॉइंट स्टॉक में, तो पार्टनरशिप को भी जॉइंट स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट करना हो तो उस टाइम भी हमें जो है गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है। अब हमारा ये तो था हमारा दूसरा पॉइंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तीसरा पॉइंट इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तीन ही चीज़ें हमने ली हैं। पहला हमने लिया सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा हमने लिया पार्टनरशिप, तीसरा हम बार बार रिपीटेडली बात कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की, ठीक है। तो इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, उसके केस में अगर एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है, टेकन बाय अनदर,
कंपनी, ठीक है। कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी से थी, उसका नाम ABC था, ठीक है, और उसका ओनर का नाम भी ABC था, उसने बनाई थी ये कंपनी। अब ये कंपनी किसी और ने टेक ओवर कर ली, तो अब इस कंपनी का नाम जो है XYZ हो गया है, ठीक है। तो इस केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। फिर अमलगमेशन के टाइम पे भी अगर कंपनीज अमलगमेट होती हैं, टू और मोर कंपनीज अमलगमेट होती हैं या मर्ज होती हैं, तो उस केस में भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, ठीक है। अब एक होती हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज एंड उसकी होती हैं जी सब्सिडरी कंपनीज, जो उसकी हेल्पिंग कंपनीज है, जिनमें इनके मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, यानी इनका है तो ये कंपनीज सेपरेटली, बट सारा कंट्रोल जो है इस होल्डिंग कंपनी के अंडर आता है, ठीक है। तो ये दोनों कंपनीज वैसे तो अपने अपने अकाउंट्स मेंटेन करती हैं, इनके अलग से फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, होल्डिंग के अलग, सब्सिडरी के अलग, बट एंड में इनकी जो बैलेंस शीट्स है वो कंसोलिडेट कर दी जाती हैं। तो इसका मतलब एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज, तो उस टाइम पे भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है, ठीक है। या फिर एट द टाइम ऑफ conversion of one class share into another class। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है। इक्विटीज़ को प्रेफरेंस में आप कन्वर्ट कर रहे हो या प्रेफरेंस को इक्विटीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। कन्वर्जन के टाइम पे भी उस कंपनी की गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो करना ज़रूरी होता है, ठीक है जी। तो ये था हमें गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करनी है, उसकी ज़रूरत क्यों है। हमने 3 केसेस किए, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। अब हम करेंगे गुडविल का नेचर क्या है, नेचर ऑफ द गुडविल। इसका नेचर है, एक तो ये इंटेंजिबल है, ठीक है। इसका नेचर क्या है, इंटेंजिबल है, क्योंकि दिखाई नहीं देती, छू नहीं सकते, ठीक है। दूसरा ये फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। तीसरा फिक्स्ड एसेट कैसे, लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, उन सब की तरह जो गुडविल है वो भी हमारी फिक्स्ड एसेट ही कंसिडर की जाती है, ठीक है। कैनॉट बी सोल्ड, कैनॉट बी सोल्ड सेपरेटली, ठीक है। इसे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की सेल के टाइम पर ही सेल किया जा सकता है, सेपरेटली बिजनेस से अलग करके इसे सेल नहीं किया जा सकता, ठीक है। रिलेटेड टू प्रॉफिट, जितनी हमारी गुडविल ज़्यादा होगी उतनी हमारी सेल ज़्यादा होगी, उतने हमारे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये आप ऐसे भी कह सकते हो, जितने हमारे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे उतनी हमारी गुडविल जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है जी। तो ये था हमारी गुडविल का नेचर क्या है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल। हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ गुडविल, ये 2 तरह की होती हैं, 2 हिस्सों में हम इसे बांटेंगे। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, ठीक है, और ज़ूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम कॉमनली लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस जो है वो कम रह जाता है, ठीक है जी। हाँ जी,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग को फिर हमने अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में फिर हमने इसको दो तरह से बांटा है। परचेज्ड गुडविल, फर्स्ट इज परचेज्ड गुडविल, यानी ऐसी गुडविल जिसे बिजनेस के साथ परचेज़ किया गया। हमने किसी का बिजनेस परचेज़ किया, कोई एबीसी लिमिटेड फर्म थी, वो मैंने परचेज़ कर ली, तो उसकी गुडविल भी ऑटोमेटिकली उसके साथ ही मैं परचेज़ कर लूँगी, ठीक है। और इसे बैलेंस शीट में शो भी किया जाएगा, इसे बैलेंस शीट में शो भी किया जाएगा अंडर द हेड नॉन करंट एसेट, ठीक है। अगर मैंने गुडविल परचेज़ किया यानी कोई बिज़नेस परचेज़ किया है, उसके अंडर मैंने गुडविल भी परचेज़ कर ली, क्योंकि बिज़नेस परचेज़ करेंगे। सपोज़ करो, अब आप कहोगे कि गुडविल कैसे पता लगा आपने गुडविल परचेज़ की है। सपोज़ कीजिए मैंने जो दुकान खरीदी या जो फर्म खरीदी, ठीक है, उसकी सारी एसेट्स की वैल्यूएशन करी, उसके प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जो कुछ भी उसके पास सामान था सबकी वैल्यूएशन करी। उसकी वैल्यूएशन बनी आपकी सपोज़ 2,50,000, ठीक है। और मैंने उसे पे किए, उसने कहा जी मुझे तो 2,80,000 चाहिए, और मैंने उसे, मेरा डील उसके ऊपर फाइनल हो गया 2,80,000 के ऊपर। मांग तो वो 3 लाख रहा था, बट हमने बार्गेन किया तो 2,80,000 पर हमारी डील फाइनल हुई। लेकिन उसकी एसेट्स की वैल्यू कितनी थी? 2,50,000। मैं कितना दे रही हूँ? 2,80,000। इसका मतलब ये जो 30,000 मैंने एक्स्ट्रा दिया ना, ये उसकी गुडविल की वजह से दिया, उसकी रेपुटेशन की वजह से दिया। इसका मतलब मेरी जो गुडविल हुई वो कितने की होगी? 30,000 की। तो अब नॉन करंट एसेट में बैलेंस शीट में मैं लिखूंगी गुडविल 30,000 रुपीज़, ठीक है जी। तो ये थी मेरी परचेज्ड गुडविल। दूसरी है जी सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड जो मैंने खुद से बनाई है, कई साल लगे मुझे उस गुडविल को जनरेट करने में, ठीक है। मैंने 2010 में एक दुकान खोली थी, ठीक है। तब मेरे पास इतने कस्टमर नहीं थे, मेरे जो आसपास शॉप्स थे उनके ऊपर बहुत कस्टमर थे, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से डील किया। मैंने उन सभी बातों के ऊपर ध्यान दिया जिनके ऊपर मुझे देना चाहिए था, जो हमने पीछे डिस्कस की थी। क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए, कस्टमर के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा बना, ठीक है, और मेरे रेट्स भी बहुत ही रीज़नेबल थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके मेरे कस्टमर बढ़ने लगे, ठीक है। और कस्टमर्स के बढ़ने की वजह से मेरे बिज़नेस की जो है रेपुटेशन वो बहुत अच्छी बन गई। यानी मैंने गुडविल जो है वो कई सालों की मेहनत से जनरेट कर ली, ठीक है, क्रिएट कर ली, ठीक है जी। लेकिन ऐसी गुडविल को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, नॉट रिकॉर्डेड, इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अगर मैंने परचेज़ किया बिज़नेस तो बैलेंस शीट में शो करेंगे नॉन करंट एसेट के हेड में, लेकिन अगर मैंने जनरेट की है तो उसे कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये तो हमारा अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन। यानी अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में हमने इसे दो हिस्सों में बांटा, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड। ज़्यादातर हम इसी तरह की गुडविल की बात करेंगे हमारे अकाउंटिंग में, लेकिन ज़ूलॉजिकल में 4 चीज़ें दी गई हैं। पहले हम लिख लेते हैं डॉग, दूसरा कैट, तीसरा रैट, एंड चौथा, फोर्थ हमारा है रैबिट। हाँ जी, रैबिट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डॉग गुडविल की। अब जो ये जो डॉग होता है, आपको देखा होगा आपने घरों में, डॉग जो होता है वो अपने ओनर से बड़ा रिलेटेड होता है, बड़ा कंसर्न्ड होता है ना। जैसे ही अपने मालिक को देखता है और भागा भाग जाता है, उसके पैर चाटता है, उसके आगे पीछे घूमता है, पूंछ हिलाता है ना, तो अपने मालिक से बहुत प्यार करता है। तो इसका मतलब मालिक जहाँ जाएगा डॉग भी वहीं जाएगा। अगर मालिक डॉग को किसी दूसरे घर छोड़ आता है तो वो वापस अपने घर, अपने ओनर के पास भागकर आ जाता है ना। लेकिन इतना का ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा दूर ना हो, ओनर जो है वो बहुत ज़्यादा दूर ना गया हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपकी पर्सनल गुडविल होगी, ओनर की
ये पर्सनल गुडविल होगी। इसे पर्सनल गुडविल, डॉग गुडविल को पर्सनल गुडविल भी कहा जाता है, जो ओनर से रिलेटेड है। अगर ओनर बहुत दूर नहीं गया है तो गुडविल उसके साथ साथ रहती है। जैसे कि मान लो मेरे एरिया में मेरा स्टोर है, ठीक है, सपोज़ मैं आर मार्ट बना लेती हूँ मैं अपना एक, ठीक है, तो मेरा एक आर मार्ट है मेरे एरिया में, ठीक है, तो वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं ना उनके साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो अब मैंने क्या किया, मेरे एरिया में जो मेरे पास जगह थी वो बहुत कम पड़ रही थी, तो मैंने वहाँ से शिफ्ट किया गांधी मार्केट में, ठीक है, गांधी मार्केट में मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर लिया अपना ये आर मार्ट, वहाँ लेके चली गई। और ये कस्टमर जो है ना वो मेरे एरिया से मेरी वहाँ पे गांधी मार्केट में भी पहुँच गए। क्यों? क्योंकि वो मेरे से कंसर्न थे, मेरी दुकान से, मेरे बिज़नेस से कंसर्न नहीं, उनका कंसर्न मेरे साथ था। लेकिन अगर यही मैं यहाँ की बजाय गांधी मार्केट की जगह जैतो या कोटकपूरा या कहीं और जाके अपनी दुकान खोल लूँ, ठीक है, तो क्या कस्टमर मेरा वहाँ जैतो मेरे पीछे पीछे जाएगा सामान खरीदने के लिए? नहीं ना। तो इसका मतलब डॉग गुडविल का मतलब क्या हुआ, ये रिलेटेड होती है टू द ओनर, बट इफ ही डज नॉट गो टू फार, अगर वो बहुत दूर ना गया हो ओनर, तो डॉग उसके पीछे पीछे चलाता है, यानी गुडविल उसके साथ साथ चलती रहती है। अगर वो दूर चला जाता है तो फिर उसे दोबारा से अपनी जो गुडविल है वो जनरेट करनी पड़ती है। दूसरा है कैट। कैट का रिलेशन किससे होता है? प्लेस से, जगह से। आपने देखा होगा बिल्लियाँ जो होती हैं जिस जगह पे डेरा लगाते, कहते हैं हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि कम से कम 7 दिन तो एक जगह पे रहती ही रहती हैं, छोड़ती नहीं है। बट बिल्लियाँ जो होती हैं वो अपनी जगह से बहुत प्यार करती हैं, मालिक से प्यार नहीं करती, ठीक है। सपोज़ मेरे घर में बिल्ली रहती है और मैंने यहाँ से अपना घर शिफ्ट कर लिया, पर वो बिल्ली वहीं की वहीं रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। जो दूसरा मालिक आएगा ना वो उससे कंसर्न हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ऐसी गुडविल जिसका ओनर के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, उस जगह की गुडविल होती है, ओनर की कोई गुडविल नहीं होती है। ओनर कहीं मर्जी चला जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिजनेस एज इट इज़ चलता रहता है। तीसरा है रैट। रैट जो होता है, हमारे घरों में रैट आमतौर पे घूमते रहते हैं। क्या हम लोग उन्हें पालते हैं? नहीं नहीं नहीं, ची। क्या वो हमारे घर में टिके रहते हैं? नहीं। जब तक हमारे घर में उनको खाने को मिलता है तब तक हमारे घर में, जब खाने को नहीं मिलता तो दूसरे घर में चले जाते हैं। इसका मतलब ना तो इनका ओनर से कोई रिलेशन है, ना ही प्लेस से रिलेशन है, इनका तो सिर्फ और सिर्फ अपनी डिमांड से रिलेशन है। जहाँ से डिमांड पूरी हो जाए वहीं ये शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे इनको लगता है कि मेरी डिमांड पूरी होगी, जिस तरह का प्रोडक्ट मुझे चाहिए, जिस जगह से मिलता है वो वहाँ से ख़रीद लेते हैं। उन्हें किसी पर्टिकुलर शॉप या पर्टिकुलर ओनर से मतलब नहीं होता है। जो इस तरह की गुडविल होती है बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, या तो फिर गुडविल होती ही नहीं है, क्योंकि ये टिकती ही नहीं है, ठीक है। तीसरा है रैबिट। रैबिट जो होता है आप लोगों ने देखा होगा कि वो छलांगे मारता है, इधर उधर घूमता है, लेकिन वो नज़दीक रहना पसंद करता है, बहुत दूर जाना पसंद नहीं करता, ठीक है। इसका रिलेशन जो होता है ना तो वो ओनर से होता है, ना ही किसी शॉप से होता है, यानी किसी प्लेस से होता है। इनका रिलेशन ये होता है, इनका अटैचमेंट ये होता है कि जो दुकान नज़दीक है वहाँ से सामान खरीदो, जहाँ से सारा कुछ मिल जाए। मुझे दूर दूर नहीं जाना है, मुझे बहुत दूर घूमने नहीं जाना है, ठीक है। जैसे सपोज़ मुझे सामान चाहिए, ठीक है, तो मित्तल मॉल जो है वो मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी लिस्ट बनाती हूँ, मुझे राशन भी लेना है, मुझे वेजिटेबल्स भी लेने हैं, मुझे फ्रूट्स भी लेने हैं, मुझे कुछ किचन का सामान भी लेना है, 1-2 ड्रेसेस भी परचेज़ करनी है। तो क्या है, मित्तल मॉल चलते हैं, नज़दीक पड़ता है, वहीं से ले लेते हैं। अगर मित्तल मॉल वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाए ना तो मैं नहीं जाऊँगी। वहीं आसपास जो और कोई नज़दीक, मुझे जैसे पीछे कैप्सन्स है तो वहाँ से मेरे को ड्रेसेस जो है वो कई तरह की मिल जाती हैं, जो नज़दीक पड़ेगा मैं वहाँ जाना पसंद करती हूँ, ठीक है। तो इस तरह की जो गुडविल होती है वो भी मार्केट वैल्यू उनकी कम होती है। इस तरह की गुडविल की भी जो मार्केट वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ गुडविल, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे करेंगे
फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है जी। तो चलिए पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहले हम हेडिंग दे लेते हैं, फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। मेरी राइटिंग पे बेटा मत जाइएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो इसका फैक्टर है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर क्या है। जैसे कि आपके जनरल स्टोर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर कौन सी आइटम्स होती हैं जो हमारी रूटीन में यूज़ होने वाली हैं, है ना, जिसमें आपका करियाना स्टोर हो गया, आपका कपड़े हो गए, जो रूटीन में आपकी प्रोडक्ट्स सेल होने ही होने हैं, पता है, ठीक है, क्योंकि उनमें प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहती है और उसकी सप्लाई भी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो इस वजह से उनके प्रॉफिट्स में कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये डेली यूज़ प्रोडक्ट होते हैं। कौन से होते हैं? डेली यूज़ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इनके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो स्टेबल रहते हैं। प्रॉफिट्स होते हैं वो स्टेबल रहते हैं। अगर प्रॉफिट स्टेबल रहते हैं तो ऑब्वियस है कि आपकी गुडविल भी, रेपुटेशन भी स्टेबल रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो डेली यूज़ प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू फैशन, आपका टेस्ट, ठीक है, या फिर सीजनल होते हैं, आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड चेंज होती रहती है, ठीक है। फैशन में जीन्स हैं तो लड़कियां जीन्स की डिमांड बहुत कर रही हैं। अगर इस सीज़न बहुत गर्मी पड़ रही है और बच्चे घरों में बैठे हैं, लड़कियां भी घरों पे बैठी हैं क्योंकि लॉकडाउन है, तो आई डोंट थिंक सो कि घर में इतनी गर्मी है जीन्स पहन के बैठा जाएगा, तो कैपरी की डिमांड ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये डिमांड घटती बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से इसके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो अनस्टेबल हैं, तो इनकी गुडविल भी जो है वो घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा कांस्टेंट रहेंगे, मोर कांस्टेंट और स्टेबल, ठीक है, तो आपकी जो गुडविल है वो भी ज़्यादा होगी, मोर गुडविल, ठीक है जी। दूसरा हमारा पॉइंट है जी रिस्क। बिजनेस में ज़्यादा रिस्क है तो गुडविल कम होगी, रिस्क कम है तो गुडविल ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेस है, सपोज़ मेरे एरिया में मिडिल क्लास फैमिलीज़ और लोअर क्लास फैमिलीज़ ज़्यादा रहती हैं, हाई सोसाइटी नहीं है, ठीक है। और मैं वहाँ पे बिज़नेस शुरू कर दूँ शेयर मार्केट का। अब इस शेयर मार्केट में मेरा बहुत ज़्यादा रिस्क है, और यहाँ पे जो पब्लिक है वो मिडिल क्लास है या लोअर लेवल है, ठीक है, और वो इतना रिस्क नहीं उठाना चाहते। भैया पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कल को कंपनी डूब गई, जैसे ये नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, अगर वो भाग गया तो भैया मेरा क्या बनेगा, रिस्की बिजनेस है, हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो जितना ज़्यादा रिस्क होएगा उसकी रेपुटेशन उतनी थोड़ी कम होएगी, उसकी गुडविल जो है वो कम होएगी, ठीक है। लेकिन अगर रिस्क नहीं है तो हम फटाफट से इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे ये कहा जाए कि आप
क्या कहते हैं ये, रिलायंस में आप इन्वेस्टमेंट कर दो, रिलायंस के शेयर्स परचेज कर लो, तो मुझे पता है ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, इसके शेयर्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये मुझे कम रिस्की लगता है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहूँगी। इसका मतलब रिस्क बढ़ जाता है तो गुडविल कम हो जाती है, लेकिन अगर रिस्क कम होता है तो गुडविल जो है वो बढ़ जाती है। तीसरा है मोनोपोली। मोनोपोली, अगर मेरी अकेले की शॉप है, सारा सामान मेरे पास ही मिलना और किसी के पास मिलना ही नहीं है, तो ऑब्वियस है मेरी गुडविल अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पड़ोस में मेरे कॉम्पिटिटर्स आ जाएं, सेम प्रोडक्ट्स वो सेल करना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं मेरी गुडविल पर इफेक्ट जाएगा। हो सकता है उसके पास ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हों, या उसका जो कस्टमर्स हैं उनके साथ रिलेशन मेरे से ज़्यादा अच्छा हो, उसका डीलिंग ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है, तो उसकी गुडविल बढ़ सकती है, मेरी गुडविल कम हो सकती है, ठीक है। फिर है जी ट्रेड नेम। अगर आपके सामने एक प्रोडक्ट रखा जाए ब्रांडेड, दूसरा प्रोडक्ट रखा जाए लोकल मेड, तो हम किसकी तरफ भागते हैं? ब्रांडेड की तरफ, ठीक है। मान लो सामने मैकडी हमें नज़र आ रहा है, मैकडी का बड़ा सा साइन बोर्ड हमें नज़र आ रहा है, मैकडी बिल्कुल सामने है, और उसके बाजू में ही एक बर्गर की रेडी लगी हुई है। बर्गर की रेडी पर सेम टू सेम मैकडी वाला बर्गर ही मिल रहा है, ठीक है, और वो 40 रुपये में मिल रहा है। सेम जो बर्गर है वो मैकडी में मुझे 80 रुपये में मिलता है, लेकिन मैं फिर भी मैकडी में जाके खाना पसंद करूँगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक ब्रांड है, एक क्या कहते हैं ट्रेड मार्क है, ठीक है। तो अगर आपका ट्रेड मार्क या ट्रेड नेम हो तो उससे आपकी गुडविल जो है वो बढ़ जाती है। फिर है जी गवर्नमेंट पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है। कई बिजनेस ऐसे होते हैं, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जिनको गवर्नमेंट हेल्प करती है फाइनेंशियली, ठीक है, कुछ सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है। तो ऐसे शॉप से जो पब्लिक है वो प्रोडक्ट परचेज़ करना ज़्यादा पसंद करती है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो हमें भरोसा रहता है क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोडक्ट, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये हमें क्वालिटी प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो इस वजह से हम वहाँ पे परचेज़ करना पसंद करेंगे, तो उससे भी उसकी गुडविल बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे आप माल रोड पे हम जाते हैं, एक तो वहाँ पे ब्रांडेड शोरूम्स है, कैंटाबिल है, आपका लुइस है, पीटर इंग्लैंड है, ब्रांड है, तो हम वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, ठीक है। उसके साथ ही वहाँ पे जो है आपका एक खादी भंडार है, ठीक है। वो खादी भंडार जो है उसमें गवर्नमेंट का पैट्रोनेज रहता है, यानी गवर्नमेंट जो है उसमें कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल हेल्प करती है खादी भंडार में, ठीक है। तो अगर मुझे सपोज़ कुर्ता परचेज़ करना है गर्मियों के लिए, तो मैं खादी भंडार से परचेज़ करना ज़्यादा अच्छा मानूंगी, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट का है उसमें रिलेशन, और वहाँ पे रेट्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ़िक्स किए जाते हैं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो इस वजह से भी उनकी गुडविल जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो कहता है कि स्किल्स ऑफ द मैनेजमेंट। स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर हमारी मैनेजमेंट इतनी एफिशिएंट है कि वो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए हर वो काम करती है जो ज़रूरी है, यानी जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करती है, तो उसकी वजह से भी बिज़नेस की जो गुडविल है वो इंक्रीज़ होती है। और अगर अनस्किल्ड मैनेजमेंट है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो गुडविल है वो डाउन चली जाएगी, ठीक है। देन है लोकेशन फैक्टर। आपका बिजनेस किस लोकेशन पर है, अगर मुझे वहाँ तक पहुँचने में शॉपिंग तो मैंने करनी है 100 रुपये की,
और मेरा पेट्रोल का खर्चा हो जाए 150 रुपये का या 80 रुपये का भी सपोज खर्चा होता है, तो क्या मैं वहाँ जाना पसंद करूँगी? नहीं। ठीक है, तो मैं अपने नज़दीकी देखूँगी जहाँ मेरा खर्चा इतना ना हो, मेरे एक्सपेंडिचर ना बढ़े। दूसरा, जहाँ पे मेरा बिजनेस है वहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, लेबर की सप्लाई पॉसिबल है या नहीं है, और मार्केट के नियर है या नहीं है। ये भी डिपेंड करता है हमारी गुडविल की वैल्यूएशन के लिए कि हमारी गुडविल की वैल्यूएशन किस तरह से, हाँ, हमारी गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, देन है जी एक्सेप्शनल कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सेप्शनल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी रिलेशन विद कस्टमर्स, फेवरेबल रिलेशन विद डिमांड एंड सप्लाई, फेवरेबल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अगर हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल है, मतलब जितनी डिमांड होती है उतना सप्लाई इमीडिएटली मिल जाता है, तो फिर आपकी गुडविल बढ़ेगी। और अगर ये अनइक्वल हो जाए तो फिर आपकी जो गुडविल है वो डाउन चली जाएगी। ठीक है, देन है जी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ज़रूरी नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन में करोड़ों का कैपिटल लगा हुआ है लेकिन उनके प्रॉफिट्स उतने नहीं है, तो गुडविल भी कम हो जाएगी। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी सी दुकान है, थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया है लेकिन उसके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं बड़े बिजनेस के कंपैरेटिव, तो उसकी गुडविल जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, देन है ट्रेंड इन प्रॉफिट्स, यानी अपवर्ड ट्रेंड है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो गुडविल बढ़ेगी, और अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है, प्रॉफिट घट रहे हैं, तो गुडविल भी कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी गुडविल की वैल्यूएशन को। ठीक है, अब इसके आते हैं हमारी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि जो गुडविल है वो किस तरह से उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग मेथड समझ लेते हैं। आज हम सिर्फ मेथड्स डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में आपको मेथड्स के साथ साथ उनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो सॉल्व करके दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके मेथड्स जो हैं बेसिकली 3 मेथड है। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल किस तरह से वैल्यू की जा सकती है। तो फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट। अब ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, एवरेज निकालने का तरीका वही हमारा जो हमेशा से रहता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सपोज हमें 1, 2, 3, 4 सालों का प्रॉफिट गिवन है, इसका जो टोटल बनता है वो बनता है 20,000 का। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 20,000 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा 5,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 5,000। ठीक है, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है गुडविल। तो पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप हमारा होएगा गुडविल। गुडविल का फार्मूला होता है इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड क्या है, वैसे ही आपको क्वेश्चन में मेंशन होते हैं। ठीक है, बट ये होते क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है। मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड जिसके एवरेज प्रॉफिट्स हर साल 20% के, अब मान लो 40% के प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है,
ABC लिमिटेड कंपनी है जिसके 40% प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो ABC फर्म थी ये मेरे पिताजी की थी, तो पिताजी मेरे बीमार हो गए तो उनकी जगह पे अब ये फ़र्म मैंने संभाल ली, ठीक है। उनकी जगह पे मैंने इस फर्म को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है जी। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि ABC लिमिटेड में अब तक 40% एवरेज प्रॉफिट हो रहे थे, ठीक है। तो अब क्योंकि पिताजी काम संभाले थे, उनको बहुत नॉलेज थी, लेकिन मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। हो सकता है मैं इन प्रॉफिट्स को अभी ना बढ़ा पाऊँ, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे मुझे नॉलेज हो जाएगी, मैं ऐसे बढ़ा लूँगी, ठीक है। और मुझे उसमें कम से कम आई थिंक मुझे इसमें कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे, सपोज़ 3 ईयर लगेंगे मुझे, ठीक है। लेकिन 3 साल तक मैं ये 40% का जो मेरा रेट है प्रॉफिट का ये मेंटेन रखूँगी, यानी मुझे इस फर्म से आने वाले 3 सालों तक 40% प्रॉफिट तो होगा ही होगा। इसके बाद मैं अपने स्किल्स में डेवलपमेंट करके मैं इस 40% को भी इंक्रीज़ करूँगी। तो ये जो 3 साल का पीरियड मैंने अज्यूम किया कि मुझे सेम प्रॉफिट होगा ही होगा, ये मेरा हो जाता है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड, ठीक है जी। कि बिज़नेस टेक ओवर करने के बाद कितने टाइम तक सेम प्रॉफिट जो है वो हमें मिलते रहेंगे, उसे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 5000 का, तो 5000 सपोज नंबर ऑफ़ ईयर्स, जैसे ये मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि 3 ईयर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ आपको कहा जाएगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, ठीक है। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरी गुडविल कितनी होगी जी, 15,000, ठीक है जी। ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें आगे एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। उसमें क्या हमें वेट गिवन होते हैं। सपोज कर लेते हैं हम पहले साल का मेरा प्रॉफिट जो है ईयर प्रॉफिट वेट, ठीक है। सपोज मेरा है पहले साल का प्रॉफिट है 10,000, दूसरे साल का मेरा प्रॉफिट है 20,000, तीसरे साल का मेरा प्रॉफिट है जी 25,000, चौथे साल मेरा प्रॉफिट हुआ सिर्फ 5,000 का, ठीक है। और इसको वेट दिया हुआ मैंने 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम इसमें एक टेबल बना लेंगे जिसमें सबसे पहले ईयर्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। फिर आपका प्रॉफिट आ जाएगा, फिर आपका वेट आ जाएगा, फिर आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 हो सकता है यहाँ पे आपको ईयर दिया हो 2015 16 17 18, जो भी दिया आपको वही लिखना है, ठीक है। तो अब हमारे प्रॉफिट्स हैं 10,000 20,000 25,000 और 5,000, ये टोटल हुआ 5 30 30 और 20 50 और 10 60, 20 40 50 60, इसको हम बढ़ा देते हैं, इसको 80 कर लेते हैं, हमें कैलकुलेट करना है, चलिए 60,000, कोई बात नहीं। अब इसका वेट है हमारे पास 1 2 3 4, अब हमें प्रोडक्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 40,000 75,000 और 20,000, ठीक है। वेट का टोटल लगा लो 4 3 7 2 9 और 1 10, प्रोडक्ट का टोटल लगा लो 7 और 2 9 9 और 4 13 और 1 14, 1,45,000, ठीक है। तब हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,45,000 डिवाइड बाय वेट 10, टोटल ऑफ वेट 10, तो ये हमारा कितना हो गया 14,500, ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया। हमें गुडविल निकालना है तो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, 29,000 हमारा क्या हो गया, गुडविल हो गया।
ये आपका क्या था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट का ही ये हिस्सा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एक बार दोबारा से बता देते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सब दो हिस्सों में हमने कैलकुलेट किया गुडविल का वैल्यूएशन। पहले हमने लिया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जितने साल थे उन सालों के प्रॉफिट्स, अगर कोई लॉस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट्स का टोटल लगा लिया हमने, वो यहाँ लिख लेंगे, 20,000 हमारा आया। जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं उनको कैलकुलेट किया, डिवाइड करके हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरे हिस्से में हमने गुडविल कैलकुलेट किया। गुडविल में हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो क्वेश्चन में गिवन होंगे उससे मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाएगा, गुडविल। लेकिन अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, यानी आपको क्वेश्चन में वेट दिए हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में हम टेबल बनाएंगे, ईयर्स ले लिए, प्रॉफिट्स ले लिए, वेट ले लिया, ठीक है। फिर ले लिया हमने प्रोडक्ट, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का टोटल लगा लिया और वेट का टोटल लगा लिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट के टोटल को वेट के टोटल से डिवाइड करेंगे तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा तो उसको नंबर ऑफ ईयर से परचेज मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गुडविल, ठीक है जी। तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ जी, हमने किया एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम करते हैं दूसरा मेथड, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसमें हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा। पहला स्टेप हमारा वही रहेगा एवरेज प्रॉफिट का, जो हमने एवरेज प्रॉफिट में कैलकुलेट किया था। दूसरा स्टेप हमारा आएगा, हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होंगे। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कई बार इसे रेट ऑफ रिस्क भी कहा जाता है, रेट ऑफ रिस्क भी कहा जाता है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो आपके क्वेश्चन में गिवन होता है ज़्यादातर, बट हाँ इसका एक टेबल भी होता है। जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए आपका जो है कितनी आपकी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिस्क जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं टेबल की हेल्प से। बट यहाँ पे हमारे पास क्योंकि अभी हमारा +2 के स्टूडेंट्स हैं तो हमें इतना हाई लेवल का नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है वो हमें कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या रहती है, हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में ना गिवन हो। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे, एक तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ये आपकी होगी कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर और टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब तीसरा स्टेप हमारा रहेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, नॉर्मली हम कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं, उनका जो डिफरेंस होएगा ना वो आपका सुपर प्रॉफिट होएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, गुडविल। गुडविल का तरीका वही रहेगा, वहाँ पे हमने एवरेज प्रॉफिट लिया था, यहाँ पे हम लेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, ठीक है जी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड के ज़रिए गुडविल, ठीक है। पहला मेथड हमने किया एवरेज प्रॉफिट, दूसरा मेथड हमने किया नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में आपने पहले कैलकुलेट किया एवरेज प्रॉफिट, फिर आपने कैलकुलेट किया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपके क्वेश्चन में गिवन होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें कैपिटल प्लस रिजर्व चाहिए, या फिर टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज़, ठीक है जी।
फिर हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, देन हमारा हो जाएगा गुडविल, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ठीक है जी, ये था हमारा सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड जो होता है ना, वो सुपर प्रॉफिट की हेल्प से भी होता है और एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से भी होता है। ठीक है, तो पहला हम करेंगे हेडिंग देंगे हम इसको, ज़रा मुझे चेक करना होगा क्या हेडिंग दिया है इन्होंने। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसमें हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट, दूसरा स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा स्टेप सुपर प्रॉफिट और चौथा स्टेप आपका हो जाएगा गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन में आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं आएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हमारा आएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तरीका वही रहेगा जो हमने पिछले मेथड्स में किया था, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट के मेथड में। ठीक है, और गुडविल हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये तो था बाय सुपर प्रॉफिट। दूसरा है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो उसमें भी हमें सबसे पहला पॉइंट हमारा यही रहेगा कि हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट तो हम निकाल ही लेंगे, हमें पता कैसे निकालना है हमें, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, तो हमारा पहला स्टेप रहेगा, हमें अब यहाँ पे बिजनेस की वैल्यू निकालनी होगी। बिजनेस की वैल्यू निकालनी होगी, हम कहेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, या फिर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट भी कह देते हैं हम कई बार इसको, मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किया था, लेकिन कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट में हमने बिजनेस की वैल्यू निकाली है विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसको हमने डिवाइड किया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी, उसके बाद हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है हमें कैसे निकालनी है, आपके कैपिटल प्लस रिजर्व्स और टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज़, दोनों में से कोई भी तरीका आप लगा सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, वैल्यू ऑफ बिजनेस है और कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो तीसरा स्टेप हमारा रहेगा गुडविल का। गुडविल में हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इस वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल। ठीक है जी, तो ये थे हमारे मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यानी हाउ टू इवेलुएट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमने किए, बेसिकली हमारे पास तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है। एवरेज प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला रहता है सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, और फिर गुडविल मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। थोड़ी सी आज गलतियाँ हो रही हैं,
शायद गर्मी बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से बोलना कुछ चाहता है और बोला कुछ जाता है, उसके लिए थोड़ा इग्नोर कीजिएगा मेरी गलतियों को, ठीक है। तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर हमने लिया वेटेड एवरेज। एवरेज प्रॉफिट में हमने वेटेड एवरेज लिया था। उसमें हमने क्या किया था, हमारे जो प्रॉफिट्स थे उनको वेट के साथ मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लिया था, ठीक है। फिर वेट का टोटल करके प्रोडक्ट के टोटल को वेट के टोटल से डिवाइड करके हमने क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और फिर उसी तरह से नंबर ऑफ ईयर के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया, ठीक है। सेकेंड मेथड हमारा है सुपर प्रॉफिट। उसमें सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट ही निकालना है जैसे हमने पहले निकाला है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ठीक है जी। फिर हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। फिर इस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा गुडविल, ठीक है। तीसरा हमारा मेथड और तीसरा और लास्ट हमारा है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। इसको हमने दो हिस्सों में बांटा, बाय सुपर प्रॉफिट एंड बाय एवरेज प्रॉफिट। सो बाय सुपर प्रॉफिट हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हम गुडविल वैल्यूएशन करते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन अगर हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड इस्तेमाल करना हो तो उसमें हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करनी होती है, जिसके लिए हमारे पास एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, आप कुछ भी कह सकते हो, आपके पास अवेलेबल होगा। या आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा जैसे हमने पहले किया है, मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा स्टेप हमारा रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी होती है कैपिटल प्लस रिजर्व्स और टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। और फिर गुडविल निकालने के लिए जो हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट की थी उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे तो जितना डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है जी। तो ये हमारे 3 मेथड्स हैं और बहुत ही आसान है। इसके साथ ही हमारा जो गुडविल वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, किस तरह से हम इन मेथड का इस्तेमाल करके गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग वैल्यूज़ के साथ, ठीक है जी। तब तक के लिए अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। गुड नाइट।